तो सर स्ट्रोक के बाद हमें फिजियोथेरेपी कब स्टार्ट करनी चाहिए और अर्ली इंटरवेंशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? स्ट्रोक के बाद जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, मोस्टली मेडिकल मैनेजमेंट तो चल ही रहा होता है पेशेंट यस। का। पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव्स पे, ब्लड थिनर्स पे, इन सब चीजों पर होता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट रेगुलरली फॉलो होना इज इम्पोर्टेंट। बट फिजियोथेरेपी आफ्टर द ऑनसेट ऑफ स्ट्रोक, जस्ट आफ्टर डे वन स्टार्ट हो जानी चाहिए। क्यों? अब प्रॉब्लम क्या होती है क्लिनिकली अगर हम बात करें, तो पेशेंट्स जो हैं वो तब जाकर अवेयर होते हैं या तब जाकर फिजियोथेरेपी करवाना स्टार्ट करते हैं जब कहीं ना कहीं उनकी जो स्पास्टिसिटी है या कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर जो पैथोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज हैं वो डेवलप हो गई है। सो अगर कोई पेशेंट बिल्कुल इस स्टेज पर आ गया है कि अब मेरी फ्लैक्शन एनर्जी आ गई, बिल्कुल मैं इस ऐसे पोस्चर में जा चुका हूँ, तब पेशेंट आकर अगर बोल रहा है कि इसको सही करना है, देन इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि आपने खुद से एक टाइम गैप ले लिया। तो जो भी स्ट्रोक पेशेंट्स हैं उनको डे वन से ही फिजियोथेरेपी में जाना चाहिए। अर्ली फिजियोथेरेपी रिसर्चेस भी शो करती है, प्रूव करती हैं कि जितना अर्ली फिजियोथेरेपी स्टार्ट होगी उतनी ज्यादा रिकवरी बेनिफिशियल होगी। अर्ली इंटरवेंशन की अगर हम बात करें, तो वी ऑल नो दैट स्ट्रोक के अंदर ब्रेनस्टॉर्म स्टेजिंग जो है वो होती है। तो ब्रेनस्टॉर्म स्टेजेस के अंदर वी हैव स्टेज 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, राइट? तो हम स्टेज 1 से स्टेज 6 तक जो सफर है, ये पूरा एक स्ट्रोक पेशेंट जो है उसको जाना पड़ता है। डिपेंड करता है, किसी स्ट्रोक पेशेंट में कोई स्टेज जो है वो छोटी ड्यूरेशन का हो सकता है, किसी में कोई स्टेज जो है वो लंबी ड्यूरेशन का खिंच सकता है। तो अगर हम बात करें स्टेज 3 की, जहां पर हम बोलते हैं कि स्पास्टिसिटी बिल्कुल पीक पर है, तो उस टाइम पर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं आपको केस वाइज बताऊं अपने क्लिनिक के अकॉर्डिंगली, सो हमारे पास एक पेशेंट आती है, फीमेल, आई गेस शी इज 73 ईयर्स ओल्ड। ठीक है? तो उनको जो स्ट्रोक है जब वो हुआ, तो वो जस्ट आफ्टर 8 to 10 डेज आ गई। तो अभी स्टेज 3 में उन्होंने एंटर होना था, जहाँ पे उनकी स्पास्टिसिटी ने पीक पर पहुंचना था, बट वो हमारे पास अर्ली आ गई। तो हमने क्या करा, हमने पहले से ही फंक्शनल मूवमेंट्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब जब स्पास्टिसिटी आएगी, जब स्टेज 3 आएगा, यानी टोन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट उस बढ़ी हुई टोन को मुझे इस तरीके से यूज करना है कि जब अगर पेशेंट मेरे पास है और स्पास्टिसिटी बढ़ रही है, देन आई हैव टू यूज दैट स्पास्टिसिटी इन सच अ वे कि मैं अपने फंक्शनल टास्क करवा के या उसी स्पास्टिसिटी को मैं यूज करके पेशेंट को और एक्टिविटीज जो है उसकी ट्रेन कर सकूं पहले ही। ठीक है? अब अगर पेशेंट मेरे पास 8 से 10 दिन में नहीं आ रहा, डिले होकर आ रहा है, यानी स्टेज 1 तो चलो घर पे ही था, स्टेज 2 भी घर पे था, अब स्टेज 3 आ गया, पीक पर हो गया, अब पेशेंट बिल्कुल ऐसा है, उस टाइम पर अगर आपने मैनेजमेंट नहीं करी, तो आपकी डिफॉर्मिटीज आनी है। हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाए, हो सकता है कि पोस्चर जो है हैबिचुएशन हो जाए उसी की, हो सकता है जैसे नॉन लर्न यूज बिहेवियर होता है कि इधर का जो है, हम अगर मुझे यहाँ का स्ट्रोक है, सो आई स्टार्ट डूइंग एवरी एक्टिविटी फ्रॉम दिस हैंड, सो आई एम अवॉइडिंग दिस हैंड। ठीक है? इन दी डेली एक्टिविटीज एंड द यूजेज। सो अर्ली अगर पेशेंट आता है, तो ये जो एसोसिएटेड रिएक्शंस और जो कंबाइंड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको हम जल्दी रोक सकते हैं। और मेजर गोल, मेरा आंसर ये रहता है, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर अर्ली इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, तो ब्रेनस्टॉर्म स्टेजेस में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जो हमें पता है कि वो आनी ही है, क्योंकि 6 सीढ़ियां तो चढ़ना है, तो हम उन 6 सीढ़ियों को फंक्शनैलिटी में उतार सकते हैं और ओवरऑल पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अर्ली इंटरवेंशन है वो ब्रेनस्टॉर्म स्टेजेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा और हमें उसके अकॉर्डिंग अपना बनाना पड़ेगा। हाँ, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस को हम कम कर सकते हैं और कितनी फंक्शनैलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो सर जो हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है स्ट्रोक रिकवरी में क्या रोल प्ले करती है और इसको फिजियोथेरेपी कैसे एनहांस कर सकती है? न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द मैजिकल पावर इन न्यूरो रिहैब, बिकॉज सारा ही न्यूरो रिहैब जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के अराउंड ही हम करते हैं, और पूरा हमारा जो पूरा गेम है न्यूरो रिहैब का, उसका कोर है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या? ये हमारे ब्रेन की एक एबिलिटी है कि वो अपने आप को दोबारा से ऑर्गेनाइज कर सकता है। ठीक है? जैसे एक बोन है, वो टूट गई, वो दोबारा ग्रो हो जाती है, फ्रैक्चर हुआ तो दोबारा जुड़ जाता है, स्किन कहीं से कट लगता है, दोबारा रिपेयर होता है। सिमिलरली अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई एरिया डैमेज हो गया है, कुछ हो गया है, सो देयर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी कि न्यूरॉन्स दैट वायर टू फायर टुगेदर, दे वायर टुगेदर, या कॉर्टिकल रीमैपिंग है कि अगर ये मेरा ब्रेन है, ब्रेन का इतना एरिया काम करना कम कर दिया, बंद कर दिया किसी भी वजह से, स्ट्रोक हो गया, एनीथिंग, राइट? सो जो आसपास वाले एडजेसेंट एरियाज हैं, वो इसका फंक्शन जो है वो टेक ओवर करने लगते हैं कि अगर ये काम नहीं कर रहा तो इसका काम थोड़ा थोड़ा हम करने लगेंगे। देन वी हैव मिरर न्यूरॉन्स। अगर इस साइड के न्यूरॉन्स हैं,
हमें एक्टिवेट करने हैं, हम दूसरों वालों को भी एक्टिवेट कर करके वायरिंग फायरिंग ये सब चीजें कराएंगे. सो न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो हमारा ब्रेन दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो रहा है. बिकॉज स्ट्रोक में हुआ क्या, हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज थे, हमने सब कुछ सीख लिया था, बट स्ट्रोक हुआ, हम कुछ पर्टिकुलर टास्क भूल गए डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द रीजन. अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है कि उसी रीजन को, उसी वाले डैमेज एरिया को हम रीएक्टिवेट, न्यू जो हमारे मिरर न्यूरॉन्स थे, जो हमारे लेटेंट न्यूरॉन्स हैं, हम उनको एक्टिवेट कर रहे हैं और अल्टीमेटली रिकवरी को लेकर आ पा रहे हैं. फिजियोथेरेपी से न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या लिंक है? आप पहली बार जब हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं एबीसीडी, बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है, तो हम डायरेक्ट तो उसको नहीं बोलते कि आप पेन पकड़ो या पेंसिल पकड़ो और पूरा लाइन लिख दो कि माय नेम इज दिस, राइट. हम स्टार्ट करते हैं डॉटेड लाइन से, देन स्लांट लाइन से, देन दूसरी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से, अलग अलग टाइप की लाइंस है, फिर हम उनको मिक्स करवाते हैं, फिर हम स्क्रिबल कराते हैं, अलग अलग चीजें कराते हैं, राइट. धीरे धीरे जब बच्चा उसमें ऑर्गेनाइज हो जाता है, सीख जाता है, देन हम एक स्टेज कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं. तो फिजियोथेरेपी का न्यूरोप्लास्टिसिटी से डायरेक्ट लिंक क्या है कि हमने फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज करवाई, आपने डे 1 में एक्सरसाइज कराई, पेशेंट के ब्रेन में वो एरियाज ट्रिगर हुए, आपने दोबारा करवाई, आपने दोबारा कराई, सो विद ऑप्टिमल नंबर ऑफ रिपीटिशंस एक पैटर्न डेवलप हो गया, पेशेंट सीख गया, उसने लर्न कर लिया. तो हम उसको बोलते हैं ना मोटर लर्निंग. तो बच्चा जब छोटा है तो मोटर लर्निंग हो रही है, जब वही एडल्ट में होकर वो दोबारा भूल चुका है तो हमने एक तरीके से रीलर्न करना है. सो हम मोटर रीलर्निंग करवा रहे हैं. सो न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड फिजियोथेरेपी मतलब इट इज जस्ट लाइक अ वरदान फ्रॉम द गॉड कि अगर न्यूरो रिहैब में रिकवरी आएगी तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से. तो उसको स्ट्रोक का कोर कंसेप्ट भी कह सकते हैं कि मतलब नॉट स्ट्रोक ओनली, आई कैन से द होल न्यूरो, पूरा कोर ही हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी है. ओके. तो जो स्ट्रोक पेशेंट्स में गेट और बैलेंस हमारे इंप्रूव करने के लिए सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हम कौन सी अपना सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इफेक्टिव बोलना कहीं ना कहीं एक डाइसी सी चीज रहेगी. बिकॉज न्यूरो के अंदर हम बोले कि जैसे अगर हम ऑर्थो केसेस की बात कर रहे हैं, लोअर बैक है, कुछ भी है, सो वी कैन गो फॉर वन मैन्यूवर, ना कि हमने चलो मैकेंजी से करा या वी आर यूजिंग मूलीगन, वी आर यूजिंग दिस, राइट. बट इन केस ऑफ न्यूरो एक तो हम होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं. यस सर. होलिस्टिक अप्रोच, हम पूरे पेशेंट को एज अ होल देख रहे हैं. अब जब हम पूरे पेशेंट को एज अ होल देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें उसके लंग्स पे भी काम करना है, हमें बैलेंस पे भी काम करना है, गेट पे भी काम करना है, सारी चीजों पे काम करना है. तो कोई भी एक टेक्निक किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को इंप्रूव नहीं कर सकती. मेरे अकॉर्डिंगली मिक्स्ड टूल्स को हमें यूज करना ही पड़ेगा. हाँ, बैलेंस और गेट की बात करें तो स्टार्टिंग से ही वेट बियरिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक स्ट्रोक का पेशेंट अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है या फिर सिटिंग में बैठ सकता है तो उसको बेड एक्टिविटीज ठीक है करवानी चाहिए. बट अगर 1 घंटे का ट्रीटमेंट सेशन है तो उसमें से 15 मिनट बैठ के रख के 45 मिनट्स जो है वो उसके वेट बियरिंग वाले, सिटिंग वाले ये होने चाहिए. इफ द पेशेंट इज एबल टू वॉक, so why we are taking the patient on the bed and we are doing that OKC exercises only? Because we need to increase the CKCs as well, the stability as well, right? So stability को improve करना है. वेट बियरिंग अर्ली जितना हो सके उतना बेनिफिशियल है. तो वेट बियरिंग is the major goal. Then number of repetitions is the another thing. Third important thing we can go is motor relearning program. MRP की जो टेक्निक्स है हम उसको यूज कर सकते हैं. देन जो हम पैसिव मूवमेंट्स भी करें, अगर पेशेंट बिल्कुल फ्लैसिड भी है, अगर हम पैसिव मूवमेंट्स भी रेगुलरली गुड ऑप्टिमल रिपीटिशंस पे कर रहे हैं तो धीरे धीरे पैसिव से एक्टिव असिस्टेड एक्टिव पे जान पेशेंट चला जाता है बहुत इजीली. और अगर पेशेंट अर्ली आ रहा है, आपके पास जल्दी आ रहा है, जस्ट आफ्टर द स्ट्रोक आ रहा है, देन रिकवरी के चांसेस ऑलरेडी गुड होते हैं. ऐसा नहीं कि पेशेंट नहीं चलेगा या हमें कई बार लगता है कि स्ट्रोक है ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं. तो गेट एंड बैलेंस के लिए वेट बियरिंग, एमआरपी टेक्निक्स वी कैन यूज, एंड बेसिक जो हमारी स्ट्रेंथनिंग है, क्योंकि विदाउट स्ट्रेंथनिंग तो कुछ भी नहीं है. तो स्ट्रेंथ होना मसल में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वेट बियरिंग के साथ हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं. सो आई गेस दीस थिंग्स आर गुड. एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट इज फंक्शनल टास्किंग. अगर आपने पेशेंट को चलवाना है तो आपका बायोमैकेनिकल जो कंपोनेंट्स है हमारे, अगर सिट टू स्टैंड है, सो वी ऑल नो कि सिट टू स्टैंड में पहले फ्लेक्शन फेज आएगा, देन मोमेंटम ट्रांसफर होगा, देन एक्सटेंशन है, देन स्टेबिलिटी है. सो वी हैव टू ट्रेन द पेशेंट इन दैट मैनर ओनली. ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट को चलवाना था और आप पेशेंट को बेड पे लेटा के एंकल टू पंप्स करा रहे हो या पैसिवली एंकल प्रेस कर रहे हो, तो उससे इतना खास इफेक्ट नहीं आएगा. तो जो एक्चुअल हमें नॉट ओनली फॉर गेट एंड बैलेंस, जो एक्चुअल फंक्शन आप इंप्रूव करना चाहते हैं उस एक्चुअल फंक्शन की ही ट्रेनिंग होनी इंपॉर्टेंट है. सो टास्क ओरिएंटेड अप्रोच रखना है एंड फंक्शनल ट्रेनिंग पे फोकस करना है. तो लेकिन जब हम स्ट्रोक रिहैब करते हैं उसके दौरान कुछ चैलेंजेस आते हैं तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं?
मेजर चैलेंज स्ट्रोक में ये आते हैं कि या तो पेशेंट बहुत लेट आया, अगर वो जल्दी आता तो कॉम्प्लिकेशंस बनती ही ना, हम उसको मैनेज कर लेते। अब कॉम्प्लिकेशन बन गई है, सो मेरा ध्यान फंक्शनल पर भी जाएगा और उस कॉम्प्लिकेशन पर भी जाएगा। अब अगर वो ट्रीटेबल है तो मैं उस पे काम करूंगा, अगर वो ट्रीटेबल नहीं है तो जो मेरे पास अब बचा हुआ है मैं उस पे काम करूंगा। जैसे कि अगर पेशेंट आया 2 साल बाद, सर मेरा ये हाथ नहीं चल रहा, अब वो हाथ नहीं चल रहा, ठीक है मैं उस पर काम करूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे पेशेंट का डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ या इंडिपेंडेंस बिगड़ रहा है बहुत ज्यादा, सो आई हैव टू ट्रेन दी अदर हैंड एज वेल कि जो अब चल रहा है इसको तो सही करो, इस पे नया सीख लो। अगर एक पेशेंट राइट हैंड से लिख रहा है, कुछ ना कुछ करके कुछ भी करके लेट अस कंसिडर स्ट्रोक की वजह से ही वो एरिया जो है वो नहीं हो रहा, तो अब मैंने इस पे पहले काम करा, अगर ये इंप्रूव हो जाए वेल एंड गुड। लेकिन अब 2 साल 3 साल 4 साल हो गए हैं, तो मुझे अपने अनअफेक्टेड साइड के हैंड से उसको लिखना सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो प्रायोरिटी के साथ क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग करना ये एक चैलेंज है। कई बार पेशेंट्स इस बात को समझते नहीं है। जैसे कि रिसेंटली एक पेशेंट आती है हमारे पास, वो उनका गोल है कि मुझे वॉक करना है, मुझे चलना है, लेकिन उनके अपर लिम्ब भी अभी नहीं सही से चल रहा है, हैंड्स वगैरह फंक्शन नहीं है। अब अगर चलना भी है आपको तो आपको वॉकर पकड़ना पड़ेगा, तो आपको अपर लिम्ब तो स्ट्रॉन्ग चाहिए ही चाहिए ना, अगर आपको लोअर लिम्ब चलाना है। अगर आप उनको अपर की एक्सरसाइज कराते हो तो शी इज लाइक कि लोअर की ही कराओ मुझे, तो उनको कई बार ओल्ड एज है, अगर उनको कंसेप्ट समझाने ये चैलेंज हो जाता है। बट आई गेस इफ यू आर अ गुड न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट यू कैन इजीली एक्सप्लेन, यू कैन इजीली एजुकेट योर पेशेंट एंड द केयर गिवर। सेकंड एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि एडहेरेंस टू द एक्सरसाइज। हमने बात करी न्यूरोप्लास्टिसिटी, बट उसमें हमने बात करी कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ रिपीटिशंस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम सोचें कि मुझे अपना हाथ को लेटेस्ट में मुझे ऑपोजिशन ही सिखानी है, तो अगर मुझे ऑपोजिशन पेशेंट को सिखानी है और मैं सिर्फ 10 बार ऑपोजिशन की ट्रेनिंग आज करवा दी, 10 बार कल करवा दी, तो वो पेशेंट का न्यूरोप्लास्टिक जो मुझे पैटर्न डेवलप करवाना है वो नहीं होगा। सो मुझे इसकी ऑप्टिमल नंबर ऑफ रिपीटिशंस चाहिए, और इसके लिए मैं अपने पास बिठाकर 2000 बार 3000 बार तो एक चीज नहीं करवा सकता, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। एंड वी ऑल नो इन इंडिया फिजियोथेरेपी टर्म्स में पेशेंट्स या मोर, थेरेपिस्ट कम है, ओवरलोडेड है, राइट। तो उस कंडीशन में पेशेंट घर पर कितना एडेयर्ड है। दूसरा, हम कई बार क्या करते हैं कि एक स्ट्रोक का सेशन है, उसमें अपर लिम्ब भी ट्रेन करा दिया, लोअर भी करा दिया, ट्रंक भी करा दिया, कोर भी करवा दिया, बैलेंस भी करा दिया, सब कुछ करवा दिया। अल्टीमेटली आपने बहुत सारा ओवरलोड कर दिया। सो वी हैव टू डिवाइड इट इन डिफरेंट पार्ट्स कि आज अपर लिप करेंगे और कोर करेंगे, और आप घर पर सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करके आओ, सो दैट जो ऑप्टिमल नंबर ऑफ रिपीटिशंस हम बात कर रहे हैं या प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं वो आ जाए। बिकॉज मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम का बेसिस क्या है? गुड नंबर, गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि आपने टास्क एनालिसिस कर लिया, आपने ढूंढ लिया ये कंपोनेंट मिसिंग है, अब उसकी प्रैक्टिस कितनी हो रही है। जब तक आप वो नहीं कराओगे तब तक आप रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर पेशेंट को नहीं डाल पाओगे। अब जो हमारे स्ट्रोक पेशेंट की रिकवरी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है और रियलिस्टिक गोल कैसे सेट की जाती है? फैक्टर्स जो हैं, अगेन इट इज मल्टी फैक्टोरियल। मल्टी फैक्टोरियल में पेशेंट खुद से कितना करना चाह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार क्या है कि जब लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस हो जाते हैं तो पेशेंट का खुद का जो मोराल है वो डाउन हो जाता है। प्लस रिसेंटली भी मैं क्लिनिक में यही बात कर रहा था आपसे कि एक पेशेंट हमारे पास आते हैं, he is 56 और 57 years old, right? So वो 2 साल से, उनको पिछले 2 साल पहले स्ट्रोक हुआ था। ही इज फ्रॉम अ गुड फैमिली, उसकी वाइफ उनकी बहुत अच्छी टेक केयर कर रही है, बच्चे हैं, वो कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अल्टीमेटली उस पेशेंट को पता है कि मेरा सब काम हो रहा है, तो उसको पता है कि ठीक है मैं आराम से बैठा हूँ, मेरा सब काम हो रहा है, मुझे घर पे कुछ करना नहीं है, मुझे कोई काम नहीं करना है। 56 की एज में उसने ये चीज मान ली, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर मेरा पेशेंट ये एक्सेप्ट कर लेता है कि अब मुझे ऐसे ही रहना है, अब मेरा हाथ नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, ठीक है, जो भी हो रहा है ठीक है, मैं थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रहा हूँ, ओके है, नहीं मुझे ठीक नहीं होना। ऐसे पेशेंट जो है इनको ठीक करना, इनको दोबारा से इनका मोराल अपलिफ्ट करना, इनको गाइड करना, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्योंकि फैमिली से बहुत ज्यादा केयर मिल रही है। इसलिए ये भी देखा गया है कि जो थोड़े लोअर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोग हैं, अगर उनको स्ट्रोक होता है, बिकॉज उनको अपनी डेली लिविंग के लिए काम करना ही है, तो वो जैसे तैसे करके यूज करते रहते हैं अपने हाथ को कि इसको ठीक करना है, ऐसे करना है, ऐसे उठा रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो अपने फंक्शनैलिटी में उतर आते हैं, चाहे वो पैटर्न गलत हो बट वो उतर आते हैं। ठीक है। सेकंड चैलेंज है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज जो है फिजियोथेरेपी में आता है कि
पेशेंट जो है वो जो गलत पैटर्न सीख लेते हैं, हम्म, अगर कुछ नहीं आता तो हम नया सिखा देंगे, लेकिन बट अगर गलत सीख चुका है उसको ब्रेक करके नया सिखाना इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना वो कई बार मैल अडेप्टिव न्यूरोप्लास्टिसिटी भी हो जाती है कि मेरा ये हाथ नहीं चल रहा या कुछ भी है, तो मैंने ऐसे करके कोई मूवमेंट करनी स्टार्ट कर दिया, मैंने जब ऐसे कर दी मैंने सीख लिया तो मेरा वो न्यूरोप्लास्टिक पैटर्न बन गया है, अब मुझे उसको भूलना है, देन मुझे करेक्ट पैटर्न को सिखाना है। सो ये एक चैलेंज हो जाता है, इसलिए भी अर्ली इंटरवेंशन जो है वो बहुत रिक्वायर्ड है। ठीक है, देन फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं तो कितना पेशेंट जल्दी आ रहे हैं, पेशेंट खुद से उसकी विल पावर क्या है, खुद से उसका मोटिवेशन क्या है, फैमिली कैसी है, केयर गिवर्स कैसे हैं, नेग्लेक्टेड तो नहीं रख रहे पेशेंट को बिल्कुल ही कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, ऐसा नहीं होनी चाहिए अप्रोच। नेगेटिव अप्रोच होती है कई बार, इनका ये हाथ नहीं चल रहा, ये तो तब से ऐसा ही है, थेरेपिस्ट भी कर रहा है कि आपका जो खराब वाला हाथ है उससे एक्सरसाइज करके दिखाओ। तो हमारे जो वर्ड्स यूजेज है ये भी बहुत मैटर करते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग ये कि जो आपका खराब वाला हाथ है उस वाली साइड से एक्सरसाइज करो, वी कैन ऑल्सो से ना जो आपका कम फंक्शनल हैंड है आप उससे करो, तो फंक्शनल तो है जो कम चलता है, चलता तो है पर कम चलता है, राइट। सो यूजिंग दीज काइंड ऑफ वर्ड्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। द मेजर फैक्टर अगेन इज डाइट, उसका डाइटरी इनटेक क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेड मोबिलिटी या नॉर्मल मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, पेशेंट बेड पर है, उस टाइम पर बहुत सारे ऑलरेडी जो करंट हमारा मस्कुलर स्टेटस है वो जा रहा है, डिस्यूज एट्रोफीज हो रही है ना, मसल एट्रोफी में जा रही है, तो प्रोटीन इनटेक पेशेंट का कैसा है, नॉर्मल डाइटरी इनटेक कैसा है, विटामिन इनटेक कैसा है, तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, देन पेशेंट का एक और जो फैक्टर है वो है कि घर का एनवायरनमेंट कैसा है उसके अगर वर्क प्लेस पे जा रहा है तो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, यानी जहां पर भी पेशेंट है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, तो हम एनवायरमेंटल असेसमेंट पे बहुत फोकस करते हैं कि वहां पे रग्स तो नहीं है, या खुद चल रहा है तो रेलिंग है, अगर हम टॉयलेट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं या वॉशरूम यूजेज की बात कर रहे हैं तो वहां पे कुछ मॉडिफिकेशंस है या नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम प्रैक्टिस होती है, बट ये भी अगर हम प्रैक्टिस में थोड़ा और ऐड ऑन करेंगे तो हमें और ज्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा।